एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के पेपर में पिछले दिनों हमने इस्लाम की राजनीतिक चिंतन पर कुछ अपनी बात रखी थी। इस्लाम के राजनीतिक चिंतन पर उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस्लाम में राजनीति के संदर्भ में जो कहा गया, इस्लाम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने शासकों के आदेश को मानो, क्योंकि यदि वह मेरे द्वारा तुम्हें सिखलाए गए से कुछ भिन्न आदेश देते हैं तो जिम्मेदारी उनकी होगी, तुम उनसे मुक्त रहोगे। मतलब राज्य का शासन मानना मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था में जनता का प्रथम कर्तव्य है। राज्य का शासन मानना अल्लाह का शासन मानना है। यदि राज्य का शासन आप नहीं मानोगे तो अल्लाह का शासन तुम नहीं मानोगे। इस्लाम राजनीति में कहा गया, जब न्याय के लिए जाने के दिन तुम अल्लाह से मिलना तो कहना, ऐ अल्लाह, तूने हमारे यही पैगंबर भेजे और हमने तेरी अनुमति से उनकी आज्ञा मानी, और तूने हमारे यहाँ खलीफा भेजे और हमने तेरी अनुमति से उनकी आज्ञा मानी, और हमारे शासकों ने हमें आज्ञा दी और हमें तेरी खातिर उनकी आज्ञा मानी। ये लिखा हुआ है। अल्लाह जवाब देता है कि तू सच कहता है, उनकी जिम्मेदारी है और तू उससे मुक्त होता है। पैगंबर ने कहा कि हर शासक या अमीर की आज्ञा मानो, हर इमाम के साथ खड़े होकर प्रार्थना करो, अपने साथियों में से किसी भी प्राधिकारी की आज्ञा हर प्रजाजन को माननी है। जैसा कि एक हदीस में पैगंबर यह कहते हुए बताए गए हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह का हुक्म मानो, भले ही अंग छत अबिसीनियाई दास को तुम्हारा शासक बनाकर भेजे। इसका राजनीतिक निहितार्थ यह है कि पृथ्वी के सभी प्रकार के प्राधिकार को ईश्वर की नियुक्ति माना जाए। प्रजा का कर्तव्य है कि उसकी आज्ञा माने, चाहे शासक न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, क्योंकि जिम्मेदारी ईश्वर की है। प्रजा को केवल इस बात का भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर अन्यायपूर्ण शासक उसके बुरे कार्यों के लिए दंडित करेगा। इस प्रकार धर्मनिष्ठ साम्राज्य को पुरस्कृत करेगा। मतलब इस्लाम का राजनीतिक चिंतन में राज्य धर्माधिष्ठित है। राज्य अल्लाह का बनाया हुआ है, मनुष्य का द्वारा बनाया हुआ राज्य नहीं है। इसलिए राज्य जो भी कहे वह अल्लाह की आज्ञा है। सन 632 से 69 तक धर्मनिष्ठ खलीफाओं का शासन और इस्लाम की गणतंत्रीय अवधि मानी जाती है। यह काल खलीफा अबू बकर का था। हिट्टी का मानना है कि अबू बकर के खिलाफत की छोटी सी अवधि रिदा, दमन या स्वर्ग त्याग की लड़ाइयों से भरपूर्ण थी। बकर के बाद उमर इस्ने अल खत्ताब को मुस्लिम साम्राज्य का शासक माना जाता है। उमर ने न्यायिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकृति दी। उमर ने इस्लामी राज्य का संविधान बनाया, जिसकी आधारशिला प्रजातंत्रात्मक थी। उमर ने राज्य संचालन के लिए सलाहकार समितियां बनाई, जिसको शूरा कहा जाता है। प्रशासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, हर प्रांत को कुशल गवर्नर के अधीन रखा। प्रांतीय गवर्नर वाली कहे गए। वाली फौजी और धार्मिक प्रधान थे, वह खलीफा के प्रति जिम्मेदार थे। उमर ने जासूसी प्रथा शुरू की, पुलिस दल की रचना की, मालगुजारी, सिंचाई, वृद्धावस्था पेंशन जैसी कल्याण योजनाओं को इस्लामी राज्य के साथ जोड़ा। शिबली नोमानी का कहना है कि उमर एक साथ ही सिकंदर और अरस्तु, मसीहा और सुलेमान, तैमूर और अनुशिरवान फारसी सम्राट तथा इमाम अबू हनीफा अरब विद्वेत्ता और इब्राहिम अदम सूफी संत के रूप में सामने आया। उमर के बाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने खलीफा बना। वह साम्राज्यवादी था। उसने युद्धों के द्वारा इस्लामी राजनीति को चरम पर पहुंचाया। इसके बाद अली इस्ने अबी तालिब खलीफा बने। अली तलवार के धनी, ज्ञान के भंडार, अद्वितीय वक्ता, बेहतरीन हकीम, धर्मनिष्ठ, न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, दूरदर्शी था। उसने शासन के कल्याण की योजनाओं को तरजीह दी। इस्लामी राजनीति में धर्मनिष्ठ खलीफाओं के चुनाव प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व मिलता है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक इस्लामिक राज्य
प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक था, लेकिन इसका दायरा सीमित था। चुने गए खलीफा को खलीफा खिलाफत रसूलुल्लाह की उपाधि दी गई। खलीफा सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रधान था। वह निरंकुश था, उसके अधिकार असीमित थे। वह इस्लाम में धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व करता था। वह सर्वोच्च सेनापति था, मुख्य न्यायाधीश था, सलाहकार समिति या सूरा, जिसे मजलिसे सूरा कहा जाता है, इसके बिना कोई खिलाफत नहीं हो सकती थी। इसके सदस्य संख्या अनिश्चित थी। सूरा पवित्र खिलाफत का एक प्रजातांत्रिक संगठन है। खलीफाओं ने कोषागार अर्थात बैतुल मल प्रणाली की शुरुआत की। न्यायाधीशों के वेतन निर्धारित किए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का विकास खलीफाओं के इस्लामी शासन व्यवस्था से प्रारंभ होता है। धर्मनिष्ठ खलीफाओं के पतन के बाद उमैया खिलाफत की स्थापना हुई। मुआविया सन 661 से 683 इसका खलीफा बना। इसके नेतृत्व में उमैया खिलाफत का सुदृढ़ीकरण हुआ। मुआविया ने इस्लामी राजनीति के चरित्र में परिवर्तन कर दिया। उसने खिलाफत को मुल्क यानी गणतंत्र को राजशाही में घोषित कर दिया। उसने कहा कि मैं राजाओं में प्रथम राजा हूं। इस राजशाही को उसने वंशवादी रूप दिया, अर्थात उसने इस्लामी राजनीति के व्यक्तिगत शासन और निरंकुशता का रूप प्रस्तुत किया। उसने इस्लामी गणतंत्र की परंपराओं को तिलांजलि दे दी। उसने आंतरिक व्यवस्था के लिए पुलिस दल बनाया, जिसे अस-सुरता कहा गया। राजस्व प्रशासन के लिए साहिब उल खिराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की। पहली बार उसने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। सरकार के 3 काम राजनीतिक, प्रशासन, कर ग्रहण और धार्मिक नेतृत्व खलीफा के हाथ में केंद्रित न रहे, इसके लिए हर काम के विभिन्न मंत्रियों को सौंप दिया गया। मुआविया ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की और स्वतंत्र न्यायाधीश नियुक्त किए। वस्तुतः मुआविया ने आधुनिक राजनीतिक प्रशासन की नींव रखी। मुआविया का नेतृत्व मेरियावियन था। उसने राजनीति में चतुरता, धूर्तता, कूटनीतिज्ञता, नैतिकता का प्रयोग किया। वह हिल्म, सहिष्णुता, उदारता और आत्मनियंत्रण का सम्मिश्रण तथा दूहा राजकाज करने का लौकिक शैली का मिश्रण था। हिट्टे का कहना है कि वह न केवल राजा था, वरन यथार्थ राजाओं में से एक था। मुआविया के बाद उमैया राजवंश की स्थापना हुई। उसका पुत्र मजीद खलीफा हुआ। मजीद ने राजसत्ता के आने के बाद उस गणतंत्री सिद्धांत की मानव हत्या कर दी। इस्लाम धर्म विश्वासियों का नेता जनमत संग्रह से चुना गया। यह सिद्धांत इस्लामी अरब में बहुत प्रिय था। इसके कारण पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोगों के इस अधिकार की उपेक्षा की गई तथा इस्लाम का आध्यात्मिक और लौकिक नेता उन्हीं के लोगों में से चुना जाए, ऐसी बात की गई। अब यह परंपरा यह हो गई, सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक अपने उत्तराधिकारी स्वयं मनोनीत कर देता था और अपने जीवन काल में ही उसके प्रति सैनिकों और कुलीन लोगों की निष्ठा की शपथ दिलवा देता था। मजीद के काल में प्रसिद्ध करबला का संघर्ष हुआ था, जिसमें चतुर्थ धर्मनिष्ठ खलीफा के पुत्र हुसैन अपने परिवार और संग संबंधियों के साथ करबला में मारे गए थे। यह मारा किसने? करबला में हुसैन को मारने का काम इस्लाम धर्मावलंबियों ने ही किया। इस्लाम धर्मावलंबियों ने ही हुसैन को करबला में मार डाला, उनके परिवार सहित नष्ट कर दिया। यहीं से शियावाद का जन्म हुआ। आज भी शिया और सुन्नी का संघर्ष जारी है। उमैया खलीफाओं के काल में केंद्रीय सरकार की 5 परिषदें थीं। दीवाने जुंड सैनिक परिषद, दीवाने उल खिराज मुद्रा या मोहर परिषद, दीवाने उल बरीद डाक परिषद। केंद्रीय परिषद राज्य का पूरा वित्त व्यवस्था करती थी। उमैया खलीफाओं के बाद अब्बासी खलीफाओं का राज्य और प्रशासन इस्लामी राजनीति में महत्वपूर्ण है। अब्बासी राज्य का स्वरूप पूर्णतः राजतंत्रीय था। इसमें खलीफा का पद सर्वोच्च था। वही राज्य की संप्रभुता और संपूर्ण शक्ति का स्रोत था। वह एक निरंकुश शासक था।
अब्बासियों ने दावा किया कि खलीफा के अधिकार का स्रोत अल्लाह है। इस युग में खलीफा नियमित सशस्त्र सेना का नियंत्रक और प्रधान था। प्रशासक एक संवैधानिक नियमित नौकरशाही तंत्र द्वारा किया जाता था। खलीफा अपने असैनिक अधिकार की कार्यान्विति का भार वजीर पर सौंपता, विजीर अर्थात वजीर पर सौंपता था। उसी प्रकार वह अपनी न्यायिक शक्ति न्यायाधीश काजी और सैनिक शक्ति न्यायाधीश अमीर को सौंपता था। उसका स्वरूप प्रदत्त अधिकार जैसा था, पर सभी अधिकारी मामलों में अंतिम निर्णायक वही होता था। अपने शाही आचरण और कार्यों में बगदाद अब्बासी राजवंश के आरंभिक खलीफा पुराने फारसी ढांचे पर चलते थे। फिर भी उन लोगों में से एक इमाम के रूप में अपने पद के धार्मिक स्वरूप और प्रतिष्ठा पर जोर दिया और बाद में खलीफाओं के काल में उसकी वास्तविक शक्ति के संबंध में उल्टे अनुपात में बढ़ गए। खलीफा की शक्ति पर व्यवहारता कोई रोक न थी। वह राज्य, मस्जिद और राष्ट्रमंडल का प्रधान था। इस प्रकार दैवी सत्ता का वास्तविक सरकारी प्रतिनिधि था। कानून के माध्यम से जरूर शासन चलाता था। राज्य का पार्थिव प्रधान, जिसे कानून में इमाम कहा जाता है, वह कार्यपालिका प्रधान था। वह कानून को प्रवर्तित एवं कार्य रूप में परिणित करता था और एक सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकता के रूप में पूर्ति करता था। चूंकि इमाम का पद संघर्ष का कारण बनता जा रहा था, अतः उसके बिना ही काम चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया। उमैया खलीफाओं ने इमाम के पद को ही लगभग समाप्त कर दिया। माना गया कि यदि इमाम का पद बनाया ही न जाए तो चुनाव समुदाय के नेता करें। इस धारणा से यह बात निहित है कि समुदाय के ये नेता कानून के परांगत होंगे। प्राधिकार के तत्व पर बल का जो निरंतर बढ़ता जाए, उसका उदाहरण अब्बासी दरबार में जल्लाद के महत्वपूर्ण स्थान में मिलता था। जल्लाद जो शब्द आता है वह इस्लामी राजनीति का एक महत्वपूर्ण संस्था है। जल्लाद शब्द इस्लामी राजनीति में एक महत्वपूर्ण संस्था है। नए शासन और राजनीति में बिना किसी वंश और विकास में सहायक न था, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया खलीफा की कृपा थी। अरब कुलीन तंत्र का स्थान एक पदाधिकारी पद सोपान ने ग्रहण कर लिया। अब खलीफा की नई प्रतिष्ठा उसकी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाने लगी। वह एकमात्र अल्लाह के पैगंबर का प्रतिनिधि न रह गया, बल्कि खुद ही अल्लाह का प्रतिनिधि बन गया। उसका दावा था कि अल्लाह से सीधे अपना प्राधिकार प्राप्त करे। पृथ्वी पर अल्लाह की छाया की प्रशस्त उपाधि की यही धारणा थी। जबकि पहले खलीफाओं के पास कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता था, अब उसके नाम से संबोधित कर सकता था, तो अब्बासियों ने अपने इर्द गिर्द एक व्यापक एवं पदाधिकारियों के पद सोपान से युक्त दरबार शानो शौकत की औपचारिकताएं कायम कर ली। यहीं से दरबार की शानो शौकत की औपचारिकताएं शुरू होती है। हाँ सर, हाँ बताएं।